हेलो एवरीवन, दिस साइड एसवी सिंह एंड आई वेलकम यू ऑल टू उत्कर्ष यूट्यूब चैनल। आज एक बहुत शानदार अमेजिंग सेशन होने वाला है। जी हाँ, हर व्यक्ति चाहता है देश की सेवा करना, हर व्यक्ति चाहता है देश में समाज में परिवर्तन लाना, और सबसे अहम रोल होता है उसके अंदर डॉक्टर का। जी हाँ, यदि देश के सभी डॉक्टर चाहें तो समाज में देश में परिवर्तन ला सकते हैं, और डॉक्टर बनते हैं भारत के अंदर एक एग्जाम से, नीट एग्जाम, नीट यूजी एंड पीजी। सो डियर चैम्प्स, आज हमारे साथ न सिर्फ एक बल्कि दो एमबीबीएस की छात्राएं हैं। जी हाँ, यंग टैलेंटेड एमबीबीएस की छात्राएं। और मेरे साथ हैं दिनेश सर, जो केमिस्ट्री के एक्सपर्ट्स हैं, बहुत सारे डॉक्टर इंजीनियर्स उन्होंने बनाए हैं। तो एक एक करके चलिए बात करते हैं। यह वीडियो सभी के लिए अहम होने वाला है जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि आज आप जानेंगे दर्शना और मुसरत की जुबानी, उनकी कहानी, सफलता की जुबानी। स्टार्ट करते इस अमेजिंग सेशन को। तो सबसे पहले दर्शना, आई वेलकम यू, और चाहेंगे हम लोग व्यूवर्स को थोड़ा सा आप अपना इंट्रोडक्शन दें। Thank you so much, sir, for giving us this opportunity to sit and interact with everyone. So, hi everyone, I am Darshana, pursuing MBBS, part of a very prestigious institute, Dr. Sampurnanand Medical College. I am in third year presently. आपने देखा, दर्शना एमबीबीएस थर्ड ईयर की छात्रा हैं, एमबीबीएस कर रही हैं। और हमारे साथ सेकंड है मुसरत, जो सेकंड ईयर की छात्रा है, एमबीबीएस सेकंड ईयर की छात्रा है, यंग टैलेंटेड हैं। तो मुसरत, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। अपने बारे में थोड़ा सा जनता को बताइए। हेलो एवरीवन, आई एम मुसरत खानम, सेकेंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पाली। बिल्कुल बिल्कुल सर, इन्होंने इंट्रोडक्शन तो अपना दे दिया है, और सफलता में कहते हैं परिवार का एक अहम रोल होता है, राइट? तो हम चाहेंगे कि अपना फैमिली का भी हल्का हल्का परिचय दें, किस तरीके से परिवार के हर मेंबर ने सपोर्ट किया, किस तरीके से उन्होंने नीट क्रैक किया। Being a part of a nuclear family, हमेशा सबसे छोटे रहने का एक फायदा होता है कि आपको हमेशा सपोर्ट ही मिलता है, आपको कोई परेशान करने वाला ज्यादा नहीं होता। आई बिलोंग टू न्यूक्लियर फैमिली, जहाँ पे मेरे मॉम, डैड एंड एल्डर सिस्टर है। दे हैव ऑलवेज बीन सो सपोर्टिव कि एग्जाम टाइम में आई डोंट इवन रिमेंबर कि मुझे कुछ करना भी पड़ता था। हर चीज़ मेरी स्टडी टेबल पे मुझे मिलती थी टाइम टू टाइम। वेरी केयरिंग वन। यंगेस्ट वन रही हैं दर्शना, और तो बहुत सारा सपोर्ट और प्यार भी मिला होगा मम्मी डैडी का। ऑफ कोर्स सर, डिप्रेशन का फेस तो आया ही नहीं कभी। न्यूक्लियर फैमिली से हैं, जो आज एक कह सकते हैं खुशियों का खजाना है। तो मुसरत, आप बताइए कि किस तरीके से फैमिली मेंबर्स ने आपको सपोर्ट किया, इतना प्रेम दिया, और आप सफलता तक पहुंचे, नीट क्रैक किया आपने। सर, फॉर्चुनेटली थैंक्स टू ऑलमाइटी दैट आई कम फ्रॉम अ मेडिकल बैकग्राउंड। मेरे फादर डॉक्टर हैं, मदर हाउसवाइफ है, और आई हैव 4 ब्रदर्स, और उन्होंने पूरी जर्नी में इमेंसली मुझे सपोर्ट किया है। कभी भी मेरा स्पार्क जो है उसको कम नहीं होने दिया, और हमेशा मुझे यही बताया कि मैं इस चीज़ में कैपेबल हूँ और मैं ये कर सकती हूँ। अच्छा, कभी जैसे आपने बताया कि आपके फादर डॉक्टर हैं, तो कभी ये प्रेशर आपने फील किया कि फादर डॉक्टर हैं, मेरे को भी डॉक्टर बनना है, या मतलब ऐसा कभी सोचा हो? सर, वो मेरे लिए दिस नोबल प्रोफेशन एंड इट्स लीगेसी इज द बिगेस्ट मोटिवेशन। उसने हमेशा मुझे मोटिवेट किया है। गुड गुड। दर्शना, आपसे एक अहम क्वेश्चन है कि डॉक्टर बनने का जो इंस्पिरेशन है आपको कहाँ से मिला? वो आइडिया कब क्लिक किया दैट आई वांट टू बी डॉक्टर? सर, जब 9th स्टैंडर्ड में मैं आई एंड आई फाउंड साइंस अ वेरी डिफरेंट सब्जेक्ट। लाइक बहुत कुछ है जहाँ पे आपको एक्सप्लोर करना होता है। यू गेट मेनी फील्ड्स टू लर्न अबाउट, एंड ऑफ कोर्स बीइंग अ पार्ट ऑफ अ नॉन मेडिकल फैमिली, दिस वाज द बिगेस्ट इंस्पिरेशन आई एवर गेट कि मुझे कुछ अलग करना है। मुझे वो नहीं करना जो हमेशा सब करते आए हैं। करेक्ट। मतलब हमारी फैमिली में सीए है, इंजीनियर्स हैं, ऑफ कोर्स मेरे एक भैया हैं जिन्होंने आईएएस भी हैं। तो आई वाज थिंकिंग कि नहीं, ये सब कर रहे हैं, व्हाई नॉट टू चूज अ डिफरेंट प्रोफेशन। इसका मतलब ये हुआ, घर में डॉक्टर हैं तब भी आप डॉक्टर बन सकते हो, घर में डॉक्टर नहीं है तब भी आप डॉक्टर बन सकते हो। यानी कि डॉक्टर बनने के लिए फैमिली बैकग्राउंड बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता है। अगर आपके अंदर इच्छा है डॉक्टर बनने की तो आप कर सकते हो, और उसके लिए चाहिए साइंस में आपका लगन। मुसरत, आपसे क्वेश्चन है मेरा। आपके डैड खुद एक डॉक्टर हैं, तो जिस घर में ऑलरेडी एक डॉक्टर हो और बेटी को डॉक्टर बनना हो तो बहुत अच्छे तरीके से गाइडेंस मिलता है, प्रेरणा मिलती है। तो किस तरीके से आपके डैडी आपके प्रेरणा स्रोत हैं?
जैसा कि मेरे फादर डॉक्टर हैं, मेरे एक ब्रदर भी डॉक्टर हैं, तो मैंने हमेशा उनको कंट्री को सर्व करते हुए ही देखा है, लोगों की सेवा करते हुए देखा है, तो उस चीज़ ने ही मुझे हमेशा इंस्पायर किया और मैं हमेशा से ही डॉक्टर बनना चाहती थी। मेरे 2 कज़न हैं, वो भी MBBS कर रहे हैं और सब लोग फैमिली में जो है वो मेडिकल बैकग्राउंड से ही आते हैं। से मेरे मामू साहब हैं, वो नर्सिंग कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, तो हमेशा उन लोगों को मैंने देखा है कि इस चीज़ में अच्छी फीलिंग आती है हमको ये लोगों की सेवा करके, तो उसी चीज़ ने मुझे सबसे ज़्यादा जो है इंस्पायर किया। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर निश्चित रूप से समाज की सेवा करते हैं सर, और डॉक्टर का एक अहम रोल रहता है, ओहदा होता है समाज के अंदर। डॉक्टर को भगवान कहा जाता है। बिल्कुल सर नेक्स्ट क्वेश्चन दिनेश सर आप कीजिएगा। हाँ, तो दर्शना से क्वेश्चन है कि जैसे आपने ड्रॉप करके नीट यूजी क्लियर किया, तो एक ड्रॉप करने का इंस्पिरेशन मतलब सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन आपका क्या था? बिल्कुल, ये बहुत ही मुश्किल डिसीजन होता है लाइफ हाँ। में एक नीट यूजी के लिए कि भाई मुझे ड्रॉप करना है, 1 साल अपना हटाना है, उसे यूज करना है, मिस यूज करना है, डिपेंड करता है स्टूडेंट पर, और बहुत कड़क फैसला होता है, बिल्कुल। बहुत हार्ड होता है, लेग पुलिंग वाली बहुत होते हैं कि नहीं 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 यू कैन डू इट। तो दर्शना बताइए किस तरह से आपने सिचुएशन को टैकल किया और कैसे आपने एक डिसीजन। सोशल प्रेशर भी रहता है, हाँ। परिवार का भी एक प्रेशर रहता है, साथ में फ्रेंड्स होते हैं उनका भी एक प्रेशर रहता है। ये क्वेश्चन आप सबके लिए बहुत अहम रहने वाला है। जितने भी स्टूडेंट नीट की तैयारी कर रहे हैं और ड्रॉप करके तैयारी करना चाहते हैं, तो किस फौलादी इरादे से आप तैयारी कर सकते हो, ये आंसर आप सुनिएगा। दोनों ही हमारे जो स्टूडेंट हैं, MBBS की छात्रा है, दोनों ने ड्रॉप किया, दोनों ने नीट क्रैक किया है। तो चलिए दोनों से हम लोग एक पूछते हैं, ये सेम क्वेश्चन है और एक बिल्कुल। रिप्लाई देखते हैं जी। सबसे पहले इंस्पिरेशन की जब हम बात करते हैं, तो मेरी लाइफ में 3 जनों ने सबसे बड़ा रोल प्ले किया है। ऑफ कोर्स मदर फादर सबके होते ही है, बट एक बहुत बड़ा रोल था, यही हमारे पार्ट हैं DIV सर, जिन्होंने आई गेस मैंने तो शायद उम्मीद ही छोड़ दी थी कि नहीं होगा, रहने देते हैं। आई गॉट एडमिशन इन आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी ऑल्सो, आई वॉज रेडी टू ज्वाइन। A day before my joining, sir called me and he inspired me a lot. He actually changed my mind और इतना कॉन्फिडेंस बूस्ट किया, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है व्हेन यू आर एक्चुअली गिविंग अ ड्रॉप पीयर, क्योंकि इतना ज़्यादा पीयर प्रेशर, सोशल प्रेशर होता है। वेयर एवर यू गो आपसे बस यही पूछा जाता है क्या कर रहे हो, अच्छा तुमने तो ड्रॉप किया है, मतलब ठीक है, आप लोगों को जज किया जाता है उस बेसिस पे। तो वो एक टाइम ऐसा होता है जब आपको मेंटल स्टेबिलिटी, कॉन्फिडेंस, सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो इन 3 जनों ने मेरी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, और आई गेस मैं तो क्रेडिट DIV सर को ही दूंगी। यानी कि सर आप माइंड चेंज करना जानते हो व्यक्ति का। एक्चुअल में क्या है सर कि 12th जब बच्चा कर लेता है, Correct. तो बच्चों को ऐसा लगता है कि मैं ड्रॉप कर रहा हूँ। कुछ बच्चे 12th के साथ भी सेलेक्ट हो जाते हैं, तो बच्चों को ऐसा लगता है कि बाकी बच्चे, कुछ इनके फ्रेंड, 1-2 फ्रेंड वो MBBS फर्स्ट ईयर में जा रहे हैं और हम लोग अभी भी कोचिंग ले रहे हैं, ड्रॉप कर रहे हैं, तो बच्चों में वो थोड़ा सा रहता है। तो बच्चों को अगर ये मोटिवेशन मिल जाए कि नहीं बेटा तू अगर ड्रॉप करेगी या करेगा तो बहुत अच्छा करेगा और सेलेक्ट भी होगी। मेंटरशिप और गाइडेंस बिल्कुल दोनों बहुत जरूरी है। बिल्कुल सेम फीलिंग्स जो है, जो सेम सिचुएशन बनी होंगी वो मुसरत आपके साथ भी बनी होंगी। जी सर। बहुत ही हार्ड रहा होगा कि नहीं मुझे ड्रॉप करना है, और फिर लोग क्या कहेंगे, सहेलियों ने बोला होगा अरे ड्रॉपर है, ड्रॉप कर लिया, 1 साल बर्बाद कर लिया। तो आपने सिचुएशन को कैसे हैंडल किया? सर मेरी जर्नी टफ और इमोशनल रही है, और इसमें मेरे हमेशा से ये क्लियर विजन था कि मुझे डॉक्टर ही बनना है। बिल्कुल। और 12th के बाद एक सेकंड ऑप्शन अवेलेबल था जो जिस पे इजीली आप स्विच कर सकते हो, और ये बताने के लिए लोग भी बहुत थे, लेकिन उस वक्त मुझे मेरी फैमिली ने और मेरे मेंटर्स जैन सर, DIV सर, सौराब सर, सब ने मुझे इमेंसली सपोर्ट किया और मुझे बताया कि मैं इस चीज़ में करने के लिए कैपेबल हूँ और मैं इसी चीज़ के लिए बनी हूँ। बिल्कुल। उस चीज़ ने मुझे बहुत मोटिवेशन दिया और अल्लाह ने मुझे हिम्मत भी दी, और थैंक्स टू ऑलमाइटी दैट क्लियर किया फिर मैंने। यानी कि शिक्षक, ऊपर वाला और पेरेंट और पेरेंट्स तीनों की अहम भूमिका रहती बिल्कुल। है। जब आपको कोई लाइफ में हार्ड डिसीजन लेने हो तो मेंटर से एक बार डिस्कस कीजिए, ऊपर वाले पे विश्वास रखिए और घर में जरूर शेयर कीजिए, तो निश्चित रूप से तीनों आपकी हेल्प करते हैं और एक सही डिसीजन तक आपको पहुंचाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलो मुसरत आपसे ही करना चाहूँगा जी सर। कि जब आपका नीट में सिलेक्शन हुआ, आपने लिस्ट देखी और आपका अच्छा स्कोर था,
तो फीलिंग कैसी थी? वो एक अलग टाइप की फीलिंग आती होगी, हवा हवा में उड़ते होंगे, किस प्रकार की फीलिंग थी? और जिस दिन रिजल्ट आया नीट यूजी का और फिर तुम्हें आपसे लगा लगा कि अब कॉलेज मिल ही जाना है मुझे, एमबीबीएस मिल ही जाना है, उस दिन आपकी कैसी फीलिंग थी? सर वो एक ड्रीम की तरह था। मैं हमेशा से मेडिकल कॉलेज में पढ़ना चाहती थी, डॉक्टर बनना चाहती थी, तो बहुत अच्छी फीलिंग थी। और मुझे लगता है आई स्ट्रांगली बिलीव कि आप इस गोल की तरफ जितना भी मैंने टाइम इन्वेस्ट किया वो वर्थ था। जब मैं मेडिकल कॉलेज में मैंने एंटर किया और मैंने फिर फैमिली और अपने मेंटर से शेयर किया अपना रिजल्ट, वो लोग भी बहुत खुश थे इस बात से। और दर्शना, आपके साथ क्या फीलिंग आई? किस प्रकार की फीलिंग आई कि वाओ मजा आ गया, कोई वाओ इफेक्ट निकला? इट वॉज ऑफकोर्स अ ड्रीम कम ट्रू। आपकी आंखों के सामने आप सब कुछ वो होता हुआ देख रहे हो जो आप एक्चुअली देखना चाहते हो अपनी लाइफ में। It was a day I realized that sky is the limit. Yeah, of course. मतलब you can fly as high as you can. The only thing is that you need your confidence. इतना सुंदर दिन था, मतलब I can't even think of the day। मतलब मैं चाहती हूँ अगर ऐसे दिन हमेशा आते रहे ना तो कभी कोई इंसान सैड होगा ही नहीं। मतलब जीवन का सबसे सुंदर दिन शायद वही होगा। बिल्कुल। सबको बताना, लाइक ऑफ कोर्स एक ड्रॉप ईयर करने के बाद आपको वैसे भी एक ज्यादा एक्साइटमेंट होती है जब इतना पॉजिटिव रिजल्ट आता है, तो इट वाज लाइक हाँ चलो हमने करके दिखा दिया। वो वाली चीज हमेशा थी, यस आई डिड इट। इट मीन्स एक वो स्लोगन है कि संघर्ष जितना लंबा और बड़ा होगा, कामयाबी उतनी बड़ी होगी और उसका आनंद तभी आता है। चलो तो सर अभी नीट एस्पिरेंट्स जो नीट यूजी के एस्पिरेंट्स हैं उनको इस सेशन से कैसे फायदा हो सकता है, तो उससे रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस हम लोग कर लेते हैं। तो आप दोनों से ही क्वेश्चन है। सबसे पहले मुशर्रत, जैसे नीट यूजी एस्पिरेंट्स के लिए 3rd वीक ऑफ जून से 1st वीक ऑफ जुलाई के बीच में नीट यूजी की डेट आने वाली है, ऐसी खबरें चल रही है, तो उनके लिए भी 3 से 4 महीने का समय, तो इस समय को कैसे यूटिलाइज करें, या 3 से 4 महीने लास्ट के आपने कैसे यूटिलाइज किए, उस समय क्या स्ट्रेटेजी थी, कैसे आपने सिलेबस को रिवाइज किया, उसके बारे में नीट यूजी एस्पिरेंट्स को बताएं। बिल्कुल अहम क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस समय जितने विद्यार्थी इस वर्ष नीट की तैयारी कर रहे हैं तो ध्यान से सुनिएगा जी। सर इसमें मैं बहुत फॉर्चुनेट थी कि मुझे ब्रिलियंट टीचर्स मिले यहाँ पर। जैन सर, डीआईवी सर और सौराब सर, उन्होंने सब्जेक्ट को हमेशा कंसेप्चुअली रिच रखा और इतना स्मार्टली कंसाइज करके हमारे सामने प्रेजेंट किया कि हम उसको इजीली ग्रैस्प कर पाए, और सारी चीज़ें थ्रू आउट द ईयर हमको बताई कि हम कौन सी चीज़ को किस तरह से पढ़ सकते हैं। जैसे जैन सर का थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर हो, या डीआईवी सर का ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का लेक्चर हो, सौराब सर का जेनेटिक्स का लेक्चर हो, ये लेक्चर्स अटेंड करने के बाद आई वाज शॉक्ड कि इन टफ टॉपिक्स को इतना इजीली भी आप पढ़ सकते हैं और इनके क्वेश्चंस को सही कर सकते हैं। और थ्रू आउट आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी चाहिए रेगुलरली। जैसे अगर सब्जेक्ट वाइज हम चलें तो बायोलॉजी में हमको एनसीईआरटी का पूरा पता होना चाहिए। सौराब सर ने हमको बायोलॉजी कंसेप्चुअली पढ़ना सिखाया, और कंसेप्ट के साथ साथ उस कंसेप्ट को एनसीईआरटी ने किस लैंग्वेज में लिखा है वो भी हमको पता होना चाहिए। और जो क्वेश्चंस बायोलॉजी में आपके मॉक टेस्ट में गलत हो रहे हैं, आप उसको रेड पेन से एनसीईआरटी में मार्क कर सकते हैं, वो बहुत हेल्प करता है सर। जैसे कि नेक्स्ट भी टाइम जब भी आप उसको पढ़ते हैं तो वो आपको याद आ जाता है। जैसा कि एवोल्यूशन में, पैरेलल एवोल्यूशन के बारे में टेक्स्ट में उसने कहीं नहीं लिखा है लेकिन समरी में लिखा है, तो हमको समरी भी पढ़नी है। बिल्कुल। और जैसे कि डायग्राम हम देखते हैं एनसीईआरटी के, तो इकोसिस्टम में, एनर्जी पिरामिड में नीचे उसने लिखा है कि सन से प्रोड्यूसर्स में 1% एनर्जी जाती है, उसके बाद 10% एनर्जी लॉ फॉलो होता है। मतलब तो वो आपका हम मिस बोलना कर है देते कि एनसीईआरटी को अच्छे से, एनसीईआरटी में कोई भी वर्ड कहीं भी लिखा हो तो उसको नीट से पहले आपको अच्छे से, बायोलॉजी में तो अच्छे से रिवाइज करना। जी सर। इससे कॉन्सेप्चुअल स्टडी होती है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होते हैं। और यही सेम क्वेश्चन दर्शना से भी है। बिल्कुल। कि आपने एग्जाम से पहले तीन महीने किस तरीके से पढ़ाई को मैनेज किया और किस तरीके से इनको मैनेज करना चाहिए? जैसे कि मुशर्रत ने आपको बताया, हमारे पास इतने अमेजिंग टीचर्स थे, थ्रू आउट द ईयर उन्होंने हमें हेल्प किया। लास्ट के जो 3 मंथ्स की अगर हम बात करते हैं तो वो सबसे क्रूशियल टाइम होता है। एक्चुअली इट्स अ गेम चेंजर। अगर आपने 3 महीने सही डायरेक्शन में वर्क कर लिया, ऑफ कोर्स यू विल क्रैक इट, बट इफ यू जस्ट फॉरगॉट योर वे, अगर आप थोड़ा सा भी इधर उधर भटक गए, देन नो वन कैन सेव यू, क्योंकि इतना ज्यादा कंपटीशन है यहाँ पे, हर एक मार्क्स पे 100 सीट्स है। तो 3 महीने जो होते हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ पे आपको सही गाइडेंस
बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। आपको पता होना चाहिए कि आपको सारे टेस्ट कैसे अटेंड करने हैं, आपको जो फाइनल एग्जाम में स्ट्रैटेजी अप्लाई करनी है आपको उसके लिए भी प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देना है, क्योंकि लास्ट डे आप जाके कुछ नई स्ट्रैटेजी ट्राई नहीं कर सकते। आपको पता होना चाहिए कि आप पहले क्या कर रहे हो, देयर हैज़ टू बी अ विजन। अगर वो विजन ही आपने पहले नहीं अप्लाई किया देन लास्ट में जाके गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि OMR में भी देखते हैं हम सर कितनी गलतियां हो ही जाती है। प्रैक्टिस सेशन में व्हाइटनर यूज करना पड़ता था बट वहां आपको कोई व्हाइटनर नहीं मिलता, वहां पे तो जो कर दिया अब कुछ नहीं हो सकता। तो ये सब प्रैक्टिसेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। उसके बाद जो लास्ट के 3 महीने होते हैं इसमें आपका पढ़ाई करने का तरीका कैसा रहता है। आई रिमेंबर सर हमेशा एक बात बोलते थे कि कंसिस्टेंट रहना चाहिए एवरी डे। ऐसा नहीं एक दिन आपने बहुत ज़्यादा पढ़ लिया एक दिन आपने पढ़ाई नहीं, वो जो ब्रेक्स आ जाते हैं वो आपके एक फ्लो को बिगाड़ ही देते हैं बिल्कुल। तो कंसिस्टेंट रहना लास्ट के 3 महीने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आपको पता होना चाहिए आपको कौन से टॉपिक्स पे टाइम देना है और कौन से टॉपिक्स हैं जिनको अभी आप थोड़े टाइम के लिए अगर रोक भी दो तो आपको कोई लॉस नहीं होगा, आपको वो याद रहेंगे। मतलब सबके एक प्लसेस एंड माइनसेस होते हैं सब्जेक्ट पे, वो चीज़ का डिटर्मिनेशन आपको होना चाहिए, क्योंकि अगर ये नहीं है आपको जो आता है बार बार वही पढ़ रहे हो तो जो नहीं आता वो रह जाएगा। तो ये भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। उसके बाद क्वेश्चंस को रेगुलरली सॉल्व करना। केमिस्ट्री में तो सर बोलते हैं ऑर्गेनिक तो रोज़ पढ़नी ही चाहिए, भूल जाओगे नहीं तो। कंसेप्ट्स भी कंसेप्चुअली पढ़नी चाहिए उसको, ऐसा नहीं ऑर्गेनिक है रट लिया ख़त्म, उसका भी एक तरीका होता है तो उस चीज़ को फॉलो करना चाहिए। फिजिकल केमिस्ट्री या फिजिक्स से रेगुलर प्रैक्टिस चाहिए, प्रैक्टिस नहीं करोगे भूल जाओगे, कंसेप्ट भी याद नहीं रहते क्योंकि इतने सारे कंसेप्ट होते हैं ना कि आपको पढ़ना ही पड़ता है रोज़। और ऑफकोर्स सर ने हमें एक चीज़ सिखाई थी कि आप एक 1 पेजेस बना लीजिए जिन पे आप हर पॉइंट्स को कंसाइज करके लिखिए। उसमें क्या होता है ना लास्ट टाइम जब होता है तो आप अगर उन चीज़ों को देख लोगे आपको चीज़ें पता है बट क्लिक नहीं करती कभी कभी, तो एक बार अगर आंखों से वो निकल जाती है ना लास्ट टाइम पे तो एग्जाम टाइम में आप उसको जल्दी याद कर पाते हैं, आपको टाइम नहीं देना पड़ता उस टॉपिक को अच्छे से रिमाइंड करने के लिए। तो आई थिंक वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि आप जो A4 साइज पेपर्स होते हैं उन पे हर चैप्टर्स के मेन पॉइंट्स लिख दीजिए, और उसको ऐसे नहीं एक ही पेन से लिख रहे हो, आपको खुद को याद नहीं रहेगा हेडिंग क्या थी मैटर क्या था, उसको अच्छे से बनाइए। थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा बट आई प्रॉमिस कि वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा एक दिन पहले के लिए, क्योंकि वहाँ पे आपको पूरा कोर्स रिवाइज करना होता है और आप बुक खोल के नहीं रिवाइज कर सकते, तो पेजेस रिवाइज करना ईजी होता है बुक्स के कंपैरिजन में। तो वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो मैंने रियलाइज करी। मतलब दर्शना कहना चाहती है कि आप शॉर्ट नोट्स बनाएं और शॉर्ट नोट्स बनाने के बाद उसको अच्छे से रिवाइज करें और नीट यूजी के एग्जाम से 3-4 दिन पहले उनको बार बार रिवाइज करें। सर होता क्या है कि शॉर्ट नोट्स बना के और 3-4 दिन पहले मल्टीपल टाइम जब उसको बच्चा रिवाइज करता है तो एक उसको कंप्लीटनेस की फीलिंग आती है। Correct. वो कंप्लीट सिलेबस तो 3-4 दिन में रिवाइज कर नहीं सकता, तो कंप्लीटनेस की फीलिंग कैसे आएगी कि वो शॉर्ट नोट्स बना के बार बार उनको रिवाइज करे और एग्जाम में उसकी स्पीड को भी वो बढ़ा देता है। उसको फॉर्मूले याद करने के लिए ज्यादा समय नहीं लगेगा, उसको कॉन्सेप्ट याद आने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, तो एग्जाम में क्वेश्चन देखते ही एक अलग ही कॉन्फिडेंस से अलग ही स्पीड से वो पेपर बच्चा करता है। बिल्कुल। अगर हम बात करें 3 महीने पहले कैसे प्राइस स्टडी करनी चाहिए आपको, तो इसे हम कॉन्क्लूड इस तरीके से कर सकते हैं। एक तो आपको सेल्फ स्टडी करनी चाहिए, डूज और डोंट पे काम करना चाहिए, क्या लर्न करना है क्या लर्न नहीं करना है, क्या छोड़ना है क्या याद करना है, और सेल्फ मेड नोट्स बहुत ज़रूरी हैं। हर चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट्स का जीस्ट है ना आत्मा खींच के वो आपने अगर नोट्स में डाल दी है इंपॉर्टेंट चीज़ें तो एग्ज़ाम के टाइम पर वो ब्रह्मास्त्र साबित होती हैं और इसे कहते हैं स्मार्ट स्टडी। और आज के टाइम में हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क इज की टू सक्सेस। क्यों सर गया वो टाइम जब लोग कहते थे हार्ड वर्क इज की टू सक्सेस। हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी बच्चों को करना पड़ता है। यदि कोई 8 आवर्स पढ़े 9 आवर्स पढ़े वो पढ़े जो नहीं आना है सफल होगा क्या, कमेंट करके बताना। सर मैंने भी जो है जैसा सर ने बताया था शॉर्ट नोट्स मैंने बनाए थे और उसको बनाने में बहुत मेहनत भी लगती है। एक चैप्टर में ही आपको 4 से 5 घंटे लग जाते हैं, लेकिन वो आपको लास्ट टाइम पे बहुत हेल्प करेंगे। जैसे नीट एग्ज़ाम में जो लास्ट के 10 डेज थे उसमें मैंने पूरा कोर्स एक बार वापस रिवाइज़ किया था और उसमें शॉर्ट नोट्स आपकी सबसे ज़्यादा हेल्प करते हैं क्योंकि आपको रोज़ के 9 to 10 चैप्टर्स रिवाइज करने पड़ते हैं। तो आपको चूज़ करना पड़ेगा कि मेरे 5 चैप्टर्स मैं ऐसे ले लेती हूँ जो मेरे को ज़्यादा टाइम लगता है, 5 मैंने ऐसे लिए जिसमें मुझे कम टाइम लगता है, तो उससे पूरा एक बार वापस रिवाइज हो जाता है। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री
जिसके क्वेश्चंस करना बहुत ज़रूरी है, तो उसको भी मैंने नीट के 3-4 दिन पहले वापस शॉर्ट नोट्स के थ्रू ही वापस रिवाइज किया था, जिसकी वजह से वो वहाँ पर याद आ जाते। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे सर एक जनरल क्वेश्चन है मेरा, बायोलॉजी के स्टूडेंट को फिजिक्स और केमिस्ट्री में से डिफिकल्ट क्या लगता है? फिजिक्स ही लगता है, नो डाउट। तो दर्शना, आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री में से कौन सा सब्जेक्ट थोड़ा सा वीक था? बिल्कुल कोई डाउट ही नहीं है सर, ऑफ कोर्स फिजिक्स, क्योंकि आई वाज वीक विद मैथ्स। शायद इसीलिए मैंने बायो भी चूज किया था, कह सकते हो, जब कंफ्यूजन की सिचुएशन मैथ से पीछा छुड़ाने के लिए। मैथ से पीछा छुड़वाने के लिए। तो Okay. उसको कंप्लीट करना वाज लाइक टू हिट ऑन द टारगेट। बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा रेगुलर प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती थी। मतलब ऐसा था कि मुझे बाकी दोनों सब्जेक्ट्स मैनेज करने हैं, बट मुझे फिजिक्स पे एक्स्ट्रा टाइम और एक्स्ट्रा एफर्ट हमेशा पुट ऑन करना है, क्योंकि वो एक वीक पॉइंट था। और अगर आप वीक पॉइंट पे वर्क नहीं करेंगे तो जो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है आप उसको एनहांस ही नहीं कर पाएंगे। Correct. क्योंकि सिर्फ स्ट्रॉन्ग पॉइंट पे वर्क करना इज यूजलेस, वो ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है। वीक पॉइंट पे वर्क करना वाज मोर इम्पोर्टेंट। तो मैंने लाइक हमारे जो सर थे उनके नोट्स को देखना, एवरी टाइम रिवाइज करना, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना। एक सोर्स नहीं होना चाहिए, आप बहुत सारी बुक्स ले सकते हैं क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि जितने ज़्यादा क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करेंगे, भले ही सेम कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, बट इट विल मेक यू फास्टर रीच टू द क्वेश्चन, जो कि एग्जाम में ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एग्जाम में आप उसको कितनी जल्दी सॉल्व करते हैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपके पास टाइम 3 घंटे का ही है और उसी में आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो उसकी एक हैबिट बनती है जब हम ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। तो वो एक चीज़ थी जो फिजिक्स में काफ़ी इम्प्रूव किया, क्योंकि आई यूज टू गिव 3-4 आवर्स एवरी डे टू द फिजिक्स एट द लास्ट टाइम। मतलब इम्पॉर्टेंट ही हो गया था मेरे लिए, क्योंकि डर था, ऑफ कोर्स वो सबको होता है, जो भी आपका एक सबसे माइनस पॉइंट होता है, तो उसको एक बेनिफिशियल पॉइंट में कन्वर्ट करने के लिए उस पर मेहनत करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बिल्कुल, दर्शना का कमजोर रहा फिजिक्स, और फिजिक्स को किया उन्होंने प्रैक्टिस से, फोड़ डाला फिजिक्स को। मुशरत से भी पूछ लेते हैं। मुशरत से क्वेश्चन है कि बच्चों में एक एग्जाम फोबिया होता है कि एग्जाम देते समय पेपर को कैसे मैनेज करें, या पेपर को अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटेजी क्या हो, उसके बारे में बच्चों को नर्वस हो जाते हैं, बिल्कुल तो भी भूल जाते हैं, बिल्कुल ठंडे पड़ जाते हैं, बिल्कुल। तो बिल्कुल बच्चों को क्या करना चाहिए? और 3 घंटे को कैसे मैनेज करें? सर इसमें टेम्परामेंट जो है उसका मेन रोल रहता है। जैसा कि मेरे फेवरेट क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी ने कहा है, वरी अबाउट द कंट्रोलेबल, जिसको मैं हर जगह अप्लाई करती हूँ। आप ये सोचिए कि आपके हाथ में मेहनत है, जिस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर रहे हैं, आप सिर्फ ये सोचो कि मैंने इस क्वेश्चन के बारे में क्या पढ़ा है और मैं उसको अभी यहाँ पे कैसे अप्लाई कर सकती हूँ। बिल्कुल भी ये नहीं सोचना है कि इस टेस्ट में मेरे कितने मार्क्स आएंगे या इस साल मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। आपको सिर्फ उस क्वेश्चन पे फोकस करना है। और इसमें टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अपना, जैसे मेरा ये रहता था कि मैं पहले बायोलॉजी करती थी एग्ज़ाम में, देन केमिस्ट्री एंड देन फिजिक्स। और बायोलॉजी में अगर आपके बार बार आपने एनसीईआरटी को पढ़ा है तो आप उसको कम टाइम में ख़त्म करके फिजिक्स को आप ज़्यादा टाइम दे सकते हो। तो इससे बहुत हेल्प मिलती है। आप फिजिक्स में ज़्यादा टाइम दोगे तो आप ज़्यादा क्वेश्चंस उसमें कर पाओगे। बिल्कुल। मतलब एक टाइम के बारे में भी बताएं कि बायोलॉजी में कितना टाइम देना चाहिए, केमिस्ट्री में कितना टाइम देना चाहिए, फिजिक्स में कितना टाइम देना चाहिए, ओएमआर फिल करने के लिए बच्चों को कितना टाइम देना चाहिए? सर पहले मैंने बायोलॉजी 30 मिनट्स में किया था नीट एग्जाम में, और उसके बाद में 45 मिनट्स और अराउंड 45 to 50 मिनट्स में केमिस्ट्री फिनिश किया, और फिर नेक्स्ट जो पूरा टाइम था वो फिजिक्स को दिया, और लास्ट के 20 मिनट्स में मैंने ओएमआर फिल किया था। ओएमआर फिल किया, जी सर। यही क्वेश्चन दर्शना से रहेगा, सेम क्वेश्चन, कि कैसे एग्जाम फोबिया जो बच्चों में है वो दूर किया जा सके और कैसे पेपर को 3 घंटे में मैनेज किया जा सके, ताकि 3 घंटे में कंप्लीट पेपर बच्चे कर पाए और ज़्यादा एक्यूरेसी से कर पाए। एग्जाम फोबिया एक ऐसी चीज़ है जो आई गेस ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट फेस करता है जब वो नीट एग्जाम की प्रिपरेशन करता है। इसके लिए हम लोगों को हमारे टेस्ट पे रेगुलर रहना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आप एग्जाम्स ही नहीं दे रहे हो तो आप उस सिचुएशन को मैनेज करना ही नहीं सीख रहे हो, क्योंकि ऑफकोर्स कुछ चीज़ें आती होती है, कुछ चीज़ें नहीं आती होती है। तो इस चीज़ को एक्सेप्ट करना ड्यूरिंग द पेपर कि मुझसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा और मुझे अगले क्वेश्चन पे स्विच कर लेना चाहिए, ये प्रैक्टिस हमें मिलती है जब हम लोग टेस्ट की प्रिपरेशंस कर रहे होते हैं। क्योंकि लास्ट मोमेंट पे ऐसा होता है कि आप क्वेश्चन पे अटक गए तो फिर यार मुझे ये आता ही नहीं है, मतलब मैंने पढ़ा नहीं है, सेल्फ डाउट आने लग जाते हैं।
वो चीज़ नहीं आए तो उसके लिए हमें पहले से हमारे टेस्ट पर रेगुलर रहना चाहिए और कभी भी एक क्वेश्चन पे अटकना नहीं एग्जाम में, क्योंकि हो सकता है हमें वो चीज़ उस समय याद नहीं आ रही है, बट जैसे जैसे हम आगे सॉल्व करते हैं चीज़ों को हमें याद आ जाती है, क्योंकि हमने पढ़ा है कहीं ना कुछ लिंक्स होते हैं ऐसे पेपर में कि हमें वो चीज़ें रिमाइंड हो ही जाती है। और जब हम बात करते हैं कि हमें पेपर कैसे अटेंड करना चाहिए, मेरा सबसे ज़्यादा प्लस पॉइंट केमिस्ट्री हुआ करता था। लाइक आई यूज टू लव केमिस्ट्री, तो मेरा सबसे ज़्यादा एक कॉन्फिडेंस बूस्टर केमिस्ट्री था, तो मैं सबसे पहले केमिस्ट्री सॉल्व करती थी। देन आई यूज टू स्विच ऑन दी बायोलॉजी एंड जैसे मैंने बताया फिजिक्स तो वीक पॉइंट था ही, तो उसको सबसे लास्ट में ही करना था, नहीं तो सेल्फ डाउट वाली चीज़ आ जाती है। तो मैंने केमिस्ट्री आई रिमेंबर 30 मिनट्स में सॉल्व कर ली थी, क्योंकि ऑफकोर्स मेरे लिए बहुत अच्छी चीज़ थी। और इनऑर्गेनिक और वो तो ऐसी होती थी, हाँ चलो पढ़ा है तो वो जल्दी याद आ जाता था। फिजिकल केमिस्ट्री में थोड़ा सा टाइम लग जाता है क्योंकि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। उसके बाद मैंने बायोलॉजी में आई गेस 45 मिनट्स दिए थे, क्योंकि स्टेटमेंट्स होते हैं, आपको चूज करना पड़ता है, आपको नोट का भी ध्यान रखना पड़ता है वहाँ पे कि गलत ना हो जाए। एंड रेस्ट ऑफ द टाइम मेरा फिजिक्स के लिए ही था, क्योंकि वो करना मेरे लिए सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट था। तो आई वुड प्रेफर टू एवरीवन कि आप लोग स्टार्ट वहाँ से करिए जहाँ से आपको लगे कि हाँ आप उसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि आपने इतना पोर्शन ले लिया तो आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा वीक पॉइंट्स पे कि हाँ चलो नहीं हुआ एक क्वेश्चन कोई बात नहीं, मैंने आगे उसको अच्छे से कवर कर रखा है। अगर आपने पहले ही उन चीज़ों से स्टार्ट किया जो आप कर नहीं सकते या जिनको करने में आपको थोड़ी सी डिफिकल्टी फेस होती है, तो आप वहीं अटक के रह जाएंगे और जो चीज़ें आती है आप उसे भूल जाएंगे। तो बेटर है कि अपने प्लसेस को पता करिए और एग्जाम में उसको पहले अप्लाई करिए। बिल्कुल, काफ़ी इंपॉर्टेंट अहम बातें कही गई हैं। देखिए, अगर हम सेशन को अगर एंड करना चाहें तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं, बच्चों को मैसेज दे सकते हैं कि सबसे पहले आप सिलेबस को जानिए, एग्जाम पैटर्न को जानिए, अपने वीक पॉइंट्स को जानने पर काम करना शुरू कीजिए, अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को जानिए, उनको मेंटेन रखिए। आपको ज़्यादा टाइम वीक पॉइंट्स पर देना है, चाहे केमिस्ट्री हो चाहे फिजिक्स हो। बायोलॉजी ऑफ कोर्स नहीं होता है क्योंकि आप बायोलॉजी के स्टूडेंट रहे होते हो और उसमें इंटरेस्ट भी ज़्यादा रहता है आप लोगों का। स्मार्ट स्टडी कीजिए, हार्ड वर्क भी कीजिए, टाइम मैनेजमेंट सीखिए, अधिक से अधिक प्रैक्टिस पेपर सॉल्व कीजिए, प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स भी सॉल्व कीजिए, और चाहे केमिस्ट्री हो, बायो हो, चाहे वो फिजिक्स हो, उसका नेचर जानकर अच्छे मेंटरशिप से पढ़ाई कीजिए। और हाँ, सबसे बड़ी बात, कॉन्फिडेंस रखिए, यस आई कैन डू इट। तो यदि स्टूडेंट्स आप भी चाहते हो इस प्रकार के सेशन उत्कर्ष आपको देता रहे, आपको सीखने को मिलता रहे और आप सभी भविष्य में शानदार डॉक्टर बने, तो इस प्रकार के सेशंस हम जरूर आपके लिए लेके आएंगे। कमेंट करके आप एक बार जरूर बताइएगा आपको ये सेशन कैसा लगा। उत्कर्ष की टीम आपके लिए ऑलवेज रेडी है, वी ऑल आर एवर रेडी। तो उत्कर्ष की टीम से आप सभी को एक बार पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं। आने वाले जो भी एग्जाम है आपका, नीट का हो, जेई का हो, एडवांस का हो, कुछ भी हो, इफ उत्कर्ष इज हियर, नो नीड टू फियर। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।